नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खास पेशकश लेकर इंडिया रिपोर्टर्स, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उनसे जुड़े हर सवाल का जवाब भी तलाशा जाता है। जहां सत्ता के गलियारों की हर हलचल पर हमारी पैनी नजर रहती है। सरहद से लेकर सड़क तक हर बड़ी खबर और उस खबर की पीछे की पूरी खबर आपके सामने रखते हैं, वो भी सीधे रिपोर्टर्स के नजरिए से। जहां रिपोर्टर्स आप तक पहुंचाते हैं दिन भर की हर बड़ी खबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इंडिया रिपोर्टर्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बनारस में काल भैरव के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और साथ में उसके बाद बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर गए। वहां पर भगवान शंकर से आशीर्वाद लिया और फिर उसके बाद वो गाजीपुर रवाना हुए। गाजीपुर को उन्होंने आज करोड़ों रुपए की सौगात दी, उसमें शिलान्यास और यहाँ तक कि कई लोकार्पण भी किए। और उसके बाद एक जनसभा में उन्होंने कहा कि यहाँ पहले माफियाओं का राज था, माफिया असलहे लहरा के चलते थे। यहाँ पर कृष्णानंद राय ने माफियाओं को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की, लेकिन सत्ता का संरक्षण माफियाओं को प्राप्त था। यहाँ तक कि उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि ये लोग माफियाओं को संरक्षण देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये यहाँ पर जो विदेशी आक्रांता सलार मसूद गाजी, उसके सम्मान में यहाँ पर कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने मेले लगाए। लेकिन जो महाराजा सोहेल देव हैं, जिन्होंने इस 1000 वर्ष पूर्व बहराइच के चित्तौरा में जो सलार मसूद गाजी उसको रौंद दिया था, तो ऐसे में उनके सम्मान में मेले नहीं लगाए, अब उनके सम्मान में मेले लगाए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा गाजीपुर जो पवारी बाबा और साथ में तमाम जो ऋषि मुनियों की नगरी है, तो यहाँ के लोगों से अपील है कि उन ऐसी नगरी को माफियाओं को मत हावी होने दें। और साथ में उन्होंने कहा जो फर्जी तरीके से असलहों के लाइसेंस बनवाते हैं, उनको ऐसे सांसदों को सांसद न चुने और कम से कम उनको सबक सिखाएं। तो इस तरह आज गाजीपुर में काफ़ी योगी जी आक्रामक तेवर में थे और उन्होंने ये बता दिया उत्तर प्रदेश में लाइन आर्डर के सामने जो भी अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और साथ में जैसे पहले लोग तमाम जो धार्मिक आयोजन नहीं होने देते थे, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि ऐसे आयोजन ना होने दें। कैमरामैन सर्वजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24/7 कानपुर से। भारतीय हॉकी टीम जो अक्सर आपको नीले रंग की जर्सी में नजर आती है, वो अब किसी और अंदाज में आपको नजर आएगी। और इसी के ऊपर खेल जगत से लेकर राजनीतिक गलियारों तक जो बहस है वो छिड़ चुकी है। देखिए, हुआ ये है कि जो भारतीय जर्सी जो है, जो भारतीय हॉकी टीम की जर्सी है, जो नीले रंग में आजकल आपको दिखती थी या हमेशा से आपको दिखती आई है, वो अब केसरिया अंदाज में आपको नजर आएगी। और इसी के ऊपर तमाम तरह की जो राय है वो सामने आ रही है। पूर्व कप्तान वीरेन ने भी अपनी राय दी है और इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि जो ब्लू कलर था वो ज़्यादा सूट करता था और हमेशा से पारंपरिक जो है नीली जर्सी ही रही है। और इसी के ऊपर उन्होंने उदाहरण दिया कि जो अर्जेंटीना है उसकी भी पारंपरिक इतिहास के साथ एक जो जर्सी है वो हमेशा से सेम रही है और सेम चीज जो अब जो हो रहा है वो उस पर उन्होंने आपत्ति जताई है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि जो जर्सी है उसे बदलने के से देश की दिशा नहीं बदलने वाली है। ऐसी तमाम तरह की जो राय है वो सामने आ रही है। लेकिन इसी पर हॉकी इंडिया की तरफ से जो बयान आया है वो भी मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ। हॉकी इंडिया का कहना है कि जो हमने बदलाव करा है वो किसी राजनीति को देखते हुए नहीं करा है। दरअसल क्या होता है, जो मैदान में जो टर्फ होता है, जो हॉकी का जो टर्फ होता है वो नीले रंग का होता है कई बार। और अगर हम उस पर मैच खेलते हैं तो जो नीले रंग की जर्सी पहने हुए जो खिलाड़ी हैं उन्हें देखने में दुविधा होती है या वो टीवी पर हमें दिख नहीं पाते हैं। तो इसी को लेकर हमने जो ये चेंज करा है, जो कलर है वो केसरिया कर दिया है। और राजनीति से इसका कोई लेना देना है नहीं। हमने जो केसरिया रंग चूज करा है वो हमने भारतीय तिरंगे को देखते हुए इसीलिए हमने वो जो केसरी रंग है वो चूज करा है। अब फैंस की भी इस पर राय जो है बटी हुई है। कुछ फैंस कह रहे हैं कि ये जो चेंज है, बदलाव है, ये ज़रूरी था। लेकिन कुछ का मानना ये है कि जो ब्लू रंग की जर्सी है हमेशा से हम जो उसी में देखते आए हैं भारतीय हॉकी के प्लेयर्स को, आज भी हम उसी में देखना पसंद करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा।
भारत में मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात में 3 राज्यों में एक-एक सीट पर उपचुनाव हुए और वोट संपन्न हो चुके हैं। और इसके साथ ही ये हाई प्रोफाइल सीट्स लगातार जिस तरह से बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई थी और इसके साथ ही साख का भी। दरअसल इसमें खासतौर से अगर बिहार की सीट की बात की जाए तो बिहार की जो सीट रही वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बांकीपुर सीट जो अपने आप में 31 सालों से बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। माना जा रहा है जिस तरह से नितिन नबीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद में ये सीट जब खाली हुई तो उसके बाद में यहाँ पर इस सीट पर अपना दबदबा बनाए रखना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भी है। मध्य प्रदेश की अगर दतिया सीट की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा की वजह से ये सीट हमेशा से काफी हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जाती रही। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद में जिस रूप में यहाँ पर जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहे, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली। तो इसी तरह से गुजरात की मंजुलपुर सीट में भी काफी दिलचस्प ये पूरा चुनाव देखने को मिला। अब दावा किया जा रहा है कि ये चुनाव जितना ज्यादा अपनी जमीन को बनाने के लिए कांग्रेस के लिए जरूरी है, उससे कई गुना ज्यादा ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये तीनों ही सीटों पर उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर साख बचाए रखना, अपनी जमीन को मजबूत बनाए रखना और सबसे महत्वपूर्ण बिहार में जिस तरह से हमेशा से बीजेपी का दबदबा रहा, कायस वोट बैंक का काफी प्रभाव रहा, उस प्रभाव और उस दबदबे को बनाए रखना भी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। अब जब चुनाव हुए तो वोट प्रतिशत जिस रूप में अभी नजर आया उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट डाला है। लेकिन आखिर जनता ने किसे चुना है, ये चुनाव किसके लिए चुनौतीपूर्ण है और किसी के लिए आसान रहा, वो जल्द ही परिणाम के साथ में स्पष्ट हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण के साथ नैना यादव, इंडिया डेली 24/7। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जहां पर बंदूकें आज दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपने ही लोगों पर तनी हुई। आखिर क्या वजह है कि ऐसे हालात क्यों बने? क्या वजह है कि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल जो पाकिस्तान का है वो आज डर चुका है? क्योंकि लोग वहां के अब विरोध कर रहे हैं और वहां के लोग अब सिर्फ मूलभूत सुविधाओं की ही मांग कर रहे हैं जो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान सरकार पूरी नहीं कर पा रही। पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय से लगातार पीओके में आग सुलगी हुई है। लोग सड़कों पर हैं, छोटे छोटे बच्चे आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, महिलाएं वहां मौजूद हैं, बुजुर्ग बड़े सब मिलकर धरना दे रहे हैं। आखिर उनकी मांग क्या है? मूलभूत सुविधाएं यानी अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल और खाने के लिए आटा, दाल, चावल। लेकिन पाकिस्तान सरकार ये भी उन्हें नहीं दे पा रही। पिछले काफी समय से विरोध जरूर पाकिस्तान में थे, लेकिन लोग पीओके के एक साथ नहीं हो पा रहे थे, एकजुट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब लोग लामबंद हो चुके हैं और पाकिस्तान सेना और सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक मुजफ्फराबाद चलो लॉन्ग मार्च को लेकर 40 से ज़्यादा पीओके के लोगों को मार दिया गया है पाकिस्तान सेना और पुलिस द्वारा, और निर्मम हत्या की गई है उनकी, जो लोग एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन को भी आसिम मुनीर को दबाना पड़ा? क्योंकि हालात अब हाथ से निकल चुके हैं। लगातार कूटनीति काम नहीं आई और अब रणनीति भी काम करती नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान सरकार की सब कोशिशें बेकार जा रही हैं। हालांकि वहां पर इंटरनेट भी पूरी तरह से और संचार सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं ताकि वहां से निकलने वाली तस्वीरें और वीडियोस बाहर ना जा सके। लेकिन लोग अब सड़कों पे हैं और लोग लगातार मांग कर रहे हैं अपनी सुविधाओं के लिए, जो आने वाले समय में एक बहुत बड़े नुकसान आसिम मुनीर और उसकी सेना को हो सकता है। लेकिन फिलहाल आसिम मुनीर अभी डरे हुए लग रहे हैं और लगातार ऐसे कई वीडियो भी वायरल हुए हैं जिसमें देखा जा रहा है कि लोगों के मार्च के बढ़ते हुए पाकिस्तानी सुरक्षा बल पीछे हट रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो दबाव की नीति बनाने की कोशिश की गई थी वो काम नहीं कर रही। हालांकि लोगों का कहना है कि उनके इस शांतिपूर्वक आंदोलन को दबाने के लिए बल का प्रयोग किया जा रहा है, जो अब आसिम मुनीर के लिए गले की हड्डी बनते नजर आ रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली 24/7 के लिए जम्मू से। इंडिया रिपोर्टर्स में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस आ रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।